पे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी 4 से 5 मिलियन रुपए और मंथली बेसिस पे जो मुझे रिटर्न आ रहा है ना उसका लाख रुपए से ऊपर आ रहा है। बिजनेस में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट 3 टाइप की होती है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए और आपको वो बोल रहा है कि यार ईयरली अप्रोक्सीमेटली आपको रिटर्न मिलेगा 11 से 12 लाख रुपए, तो भाई उससे बेहतर है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें। तो अगर आपको उस पैसे की जरूरत है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करें जहां लिक्विडिटी मुश्किल हो आपकी, मतलब वो पैसा निकालना मुश्किल हो। तो इस चीजों का जनरली आपने इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में। हमने क्या देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लड़के वो अभी सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, या कॉल सेंटर में 6 महीने काम किया और काम करने के बाद बोलते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए और मैं जो है कॉल सेंटर बनाऊंगा। भाई आप अगर इस तरह के बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी डूबेगी। मैंने 10 से भी ज़्यादा बिज़नेसेस में इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ। उस लॉस होने के बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन उनमें से कुछ रीज़न ऐसे थे जो जनरली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वो ये था कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की उन्होंने फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, पैसे लेके भाग गए। तो इन सारी लर्निंग से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर उसके बाद जो मैंने बिज़नेसेस में इन्वेस्टमेंट की, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कितने टाइप की बिज़नेसेस में इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में। दूसरी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जनरल क्राइटेरिया क्या है जब भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और थर्ड चीज हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया कि यार इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो ड्यू डिलिजेंस करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और फाइनली मैं अपनी एक पर्सनल केस स्टडी डिस्कस करूंगा कि मैंने किस तरह से एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, किस तरह से उसकी ड्यू डिलिजेंस की और अब मैं उससे महीने का एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है और लोगों को नहीं पता कि उन्होंने सही तरह से पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हैं जरूर फैलाएं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है वो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके गोल्स क्या है इन्वेस्टमेंट के, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, किस तरह से है। और सबसे पहले ये चीज का ख्याल रखना है कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिजनेस में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट 3 टाइप की होती है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क। और इन तीनों को मैंने डिटेल के अंदर ना इस वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को जाके देखने ताकि आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि यार इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो आपको पता हो कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अब किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 1 करोड़ के 1 करोड़ किसी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करने, क्योंकि खुदा ना खासा अगर वो बिजनेस डूबा तो आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। और दूसरी चीज, जब आप लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए, तो उसमें से 50 लाख रुपए यानी कि 50% आपने ना हमेशा सेफ साइड इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फॉर एग्जांपल तो आप 50 लाख इन्वेस्ट कर दें म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो कैपिटल होता है वो सेव होता है और मंथली बेसिस के ऊपर एक आपको रिटर्न मिल रहा होता है, तो आपको जहनी सुकून होता है कि यार ये 50 लाख सेव हो गए। बाकी जो 50 लाख है वो भी किसी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, 25 लाख एक बिजनेस में इन्वेस्ट करें और 25 लाख एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर खुदा ना खासा एक बिजनेस फेल भी हो जाता है तो दूसरा बिजनेस आपको कमा के दे सके और आपको जो है ज्यादा नुकसान ना हो। ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज करूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो। आपने ये देखना है कि जो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इतना जो रिस्क ले रहे हैं तो उसके रिटर्न में इतना रिवॉर्ड मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए और आपको वो बोल रहा है कि यार ईयरली अप्रोक्सीमेटली आपको रिटर्न मिलेगा 11 से 12 लाख रुपए, तो भाई उससे बेहतर है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि आपका जो रिटर्न है वो बहुत कम आ रहा है लेकिन रिस्क आपका बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो सेकंड चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने देखना है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। थर्ड चीज, मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड का मतलब है आपने ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री हो या जो है स्टेबल इंडस्ट्री हो। ऐसी इंडस्ट्री नहीं हो जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल हम जब बचपन में थे तो उस टाइम पे फोटोग्राफी की जो शॉप होती थी वो बहुत ज्यादा हर जगह हर मोहल्ले में पाई जाती थी, लेकिन अब आप देखें बहुत ज्यादा नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि कैमरे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो आपने किसी ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। उसका नुकसान ये होता है कि वो हो सकता है फाउंडर अच्छा काम कर रहा हो, सब चीजें मेहनत हो रही हो, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रही, तो आपको किस तरह से रिटर्न मिलेगा। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, वो होता है यार मैं सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो रन कर रहा हूँ, इसमें 50 लाख रुपए दो और इतनी % इक्विटी ले लो। तो उससे ये जरूर पूछें कि यार अगर 2-3 साल बाद मुझे एग्जिट होना है या मजबूरी में मुझे जरूरत पड़ जाती है उस पैसों की, तो वो मुझे रिटर्न होंगे या नहीं होंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है लोग ये समझते हैं कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको उस पैसे की जरूरत है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करें जहां लिक्विडिटी मुश्किल हो आपकी, मतलब वो पैसा निकालना मुश्किल हो। तो इस चीजों का
जनरली आपने इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी बिज़नेसेस में। अब आपने ये देख लिया कि यार जनरली जो-जो मैंने चीज़ें देखनी थी बिज़नेस के हिसाब से, आपके जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार मुझे इन-इन जगहों पे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपके पास 2-3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है, तो अब आपने ये कैसे दिखाना है या ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी है कि किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है बिज़नेस मॉडल। आपने ये देखना है 3 बिज़नेस है आपके सामने, अब आपने देखना है कि इन तीनों के अंदर बिज़नेस मॉडल किसका अच्छा है, ठीक है? किसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, किसके अंदर स्केलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। जिसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, जिसका बिज़नेस मॉडल अच्छा है और जिसके अंदर स्केलेबिलिटी है, उस बिज़नेस मॉडल के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ बिज़नेस मॉडल देखना है। सेकंड चीज़ आपने टीम देखनी है, क्योंकि अगर आप इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी बिज़नेस में, अगर खुद एक्वायर कर रहे हैं पूरा बिज़नेस, फिर तो एक अलग बात है। उसमें क्योंकि आपने सारी एफर्ट डालनी है, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ होंगी तभी आप उसे बाय करेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपने ये देखना है वो जो टीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो कितनी कैपेबल है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। हमने क्या देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लड़के वो अभी सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, या कॉल सेंटर में 6 महीने काम किया और काम करने के बाद बोलते हैं अब मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए और मैं जो है कॉल सेंटर बनाऊंगा। भाई आप अगर इस तरह के बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी डूबेगी। और हमारे इन्वेस्टर क्यों इस तरह के बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये इक्विटी बोलते हैं कि ज्यादा ले लो। जाहिर सी बात है जब उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका रिस्क फैक्टर हाई है तो बोलता है इक्विटी ज्यादा ले लो। लेकिन जो बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है पिछले 5-10 साल से, तो जाहिर सी बात है वो इक्विटी कम देगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके पास एक क्या चीज है कि वो इक्विटी तो आपको कम दे रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा हाई है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें जब भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें कि जो टीम है वो कितनी ज्यादा केपेबल है और वो कितना ज्यादा ग्रो कर सकती है टीम को। बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, टीम को नहीं देखते। थर्ड चीज फाइनेंशियल हेल्थ। किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है पिछले 6 महीने से 1 साल से, तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें और उसके अंदर जो है वो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल ये रखना है कि जो भी आपको वो दे रहा है, तो एक्सेल शीट पे सिर्फ रिलाई नहीं करें। आप बोले भाई अगर सॉफ्टवेयर हाउस हो, वो बोला मेरा इतना मंथली रेवेन्यू, तो आप बोले बैंक स्टेटमेंट शेयर करो। इसी तरह से अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर है, किसी रेस्टोरेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उनसे बोले कि भाई पीओएस तुम्हारे पास लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उसका डेटा दिखाओ। कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसका डेटा दिखाओ। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे लोग और उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे, तो उस तरह के बिजनेस में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इन्वेस्टमेंट करें। उसका रीजन ये है कि वो तो सेठिया निजाम की तरह चल रहा है, कैश तरीके से चल रहा है। अब वो जो आपको रेवेन्यू बोल रहा है वो वाकई में है या नहीं है, इसका किसी को नहीं पता। तो हमेशा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो कि प्रॉपर अपना फाइनेंशियल मैनेज कर रहे हो और उसका ऑडिट करवा रहे हो प्रॉपर तरीके से। फोर्थ चीज जो आपने देखनी है वो देखनी है कितना सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर वो बिजनेस है सॉफ्टवेयर बेस्ड, तो वो अपनी टीम मैनेजमेंट के लिए कोई टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो अपनी ऑडिट के लिए, अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। इसी तरह से अगर कोई रेस्टोरेंट है, तो वो पूरा अपना जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और अपनी अकाउंटिंग है और अपना एचआर मैनेजमेंट है, वो ईआरपी के जरिए इंप्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो ईआरपी के जरिए इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब सारी की सारी चीज बहुत ट्रांसपेरेंट होगी और आपको एक्चुअल पिक्चर नजर आ रही होगी कितना रेवेन्यू, कितनी इन्वेंट्री है और कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें जो कि सिस्टम ड्रिवन हो और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, ताकि आपके जो इश्यूज हैं ट्रांसपेरेंसी के वो कम से कम हो सकें। लास्ट चीज आपने रिस्क फैक्टर जरूर देखने हैं। हो सकता है टीम भी बहुत अच्छी हो, उसका जो है सिस्टम ड्रिवन भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो है वो बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। तो आपने ये देखना है कि वो पर्टिकुलर जो बिजनेस है उसमें कंपटीशन कितना ज्यादा है, उसमें क्या क्या ऐसे लूप हो सकते हैं, क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकते हैं जो हो सकता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सके। तो रिस्क फैक्टर्स को भी ना बहुत डिटेल में आपने फाउंडर से पूछना है और खुद भी जाके ना चैट जीपीटी और डीप सीक वगैरह से डिस्कस कर लेना है। और अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही ना कि यार ड्यू डिलिजेंस वगैरह किस तरह से करनी है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आप जो है एग्जिट बेस के पास भी आ सकते हैं। हम ये पूरी ड्यू डिलिजेंस की सर्विसेज दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो ना, तो आप एग्जिट बेस के पास आए, आप बोलें कि यार मैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, आप जो है ड्यू डिलिजेंस कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं लेकिन आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपका पूरा प्रोसेस समझेंगे, आपके जो इन्वेस्टमेंट के गोल को समझेंगे और फिर उसके बाद आपको गाइड करेंगे आप किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी हमने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस की हुई है, और आपको जो है वो बता सकेंगे किस तरह से आपको रिटर्न मिलेगा और इसकी क्या क्या रिपोर्टिंग है। अब फाइनली जो है मैं अपना केस स्टडी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरह से मैंने अपने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, उसमें किन किन चीजों का मैंने ख्याल रखा और किस तरह से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिली है। लेकिन अगर अभी तक आपने ये वीडियो पे बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट ना पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता चले और हमारे पाकिस्तान के जो बिजनेसेस है ना वो ग्रो हो सकें। एग्जिट बेस में मुझे ये फायदा होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं जिन्हें बिकना होता है या जो है उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो मुझे ज्यादा लगती हैं उसमें मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो कमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट लिखें, हमारी टीम कॉन्टैक्ट करके आपको जो है अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगी और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कमेंट आएँगे ना, उतनी ज़्यादा हम वीडियोज़ बनाएँगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हमारे पास आ रही है। तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कोवर्किंग स्पेस की। एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने बोला यार नबील भाई मेरा कोवर्किंग स्पेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे जो है वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट रेज़ करनी है तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए और मैं तकरीबन 40% इक्विटी अपनी जो है वो डाइल्यूट कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब आप देखें कि मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो किस तरह से इस पर्टिकुलर बिज़नेस में इम्प्लीमेंट की ताकि मैं ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर कर सकूँ। सबसे पहली चीज़ थी, मैंने ये देखी कि यार ये जो इंडस्ट्री है कोवर्किंग स्पेस की, इसमें पोटेंशियल है या नहीं। अब आप देखें कि फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो जब फ्रीलांसर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं तो जैसे ही 3 से 4 लोगों की टीम बनती है ना, तो लोग चाहते हैं कि हम जो है वो एक अपना ऑफ़िस ले सकें। और ऑफ़िस में मसला ये होता है कि अगर आप खुद अपना ऑफ़िस ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर लोग क्या करते हैं कि यार चलो कोवर्किंग स्पेस में चले जाओ, कोई भी मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेनी, जाना है, काम करना है और वापस आ जाना है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो इसका मतलब कोवर्किंग स्पेसेस ग्रो होंगी। तो इस वजह से मुझे लगा कि यार इंडस्ट्री तो इसकी अच्छी है। दूसरी चीज़ क्या थी, बिज़नेस मॉडल। बिज़नेस मॉडल इसका बहुत ही साफ-सुथरा है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। मतलब आपने एक स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर जो है आप जो है 3-4 ऑफिसेज़, 10-12 ऑफिसेज़ बना देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी लोकेशन है और जिन लोगों को ऑफिस चाहिए होता है वो आपके पास आते हैं और वो स्पेसिफिक रूम यूज़ करते हैं और उसके पैसे पे कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर ना रिटर्न का इश्यूज़ नहीं है और बाकी मसले-मसाइल नहीं है। तो पेमेंट आपको टाइमली मिल जाती है, बैंक के अंदर मिल जाती है, पढ़े-लिखे लोग होते हैं। तो बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा है इसलिए और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल चैलेंजेस नहीं है। तो इस वजह से मुझे सेकंड चीज़ भी समझ में आ गई। थर्ड चीज़ थी टीम मैनेजमेंट। जो इनकी टीम है, जो इसको चला रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइली क्वालिफाइड थे और उन्होंने जो है वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से चलाया हुआ था, पिछले 4 साल से चला रहे थे। तो मैंने उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी, उनसे बात की, मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि हाँ यार टीम भी अच्छी है, बेहतरीन है, इन्हें बात करने की तमीज़ है और क्यों इस तरह का जो बिज़नेस होता है, उसमें क्लाइंट डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो इन्हें आती है। तो वो भी चेक मार्क हो गया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल है। मैंने उनसे बोला भाई पिछले 1 साल का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दें और अपनी जो है बैलेंस शीट दे दें। उन्होंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट शेयर कर दी और उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अपने साथ शेयर कर दी। तो मैंने जब सारी चीज़ें टैली की, तो जो रेवेन्यू वो बोल रहे थे, वही जो इनके बैंक में नज़र आ रहा था, तो मुझे चेक मार्क हो गया कि हाँ यार, ये जो बात बोल रहे हैं, वो ठीक है। और एक और अमेज़िंग चीज़ इस बिज़नेस की थी, कि इनके पास ऐसे क्लाइंट भी थे जो पिछले 2-2, 3-3 साल से इनके साथ कंटीन्यूअसली आ रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी पता चल गई कि हाँ यार, ये लोग मैनेज भी अच्छा कर रहे हैं, टीम जो चलाने वाला है, वो भी बंदा अच्छा है, बिज़नेस मॉडल भी अच्छा है। एक और चीज़ जो थी, वो मैंने देखी कि सिस्टम ड्रिवन है। मतलब इन्होंने टीम को मैनेज करने के लिए ना ट्रेलो जैसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ था। तो इसका मतलब क्या था कि टास्क असाइन हो जाता था सुबह और वो लोग जो है वो देख रहे होते थे। तो इससे मुझे समझ में आया कि हाँ यार, सिस्टम ड्रिवन चीज़ें हैं और सारी चीज़ें ऑन टाइम वहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर मुझे कभी देखना होगा। तो जब ये सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उस टाइम पे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी 4 से 5 मिलियन रुपए और मंथली बेसिस पे जो मुझे रिटर्न आ रहा है ना, उसका लाख रुपए से ऊपर आ रहा है। तो आप इमेजिन करेंगे 4 से 5 मिलियन लगा के अगर मंथली रिटर्न आपका जो है लाख रुपए से ज़्यादा आ रहा है, व्हिच मीन्स कि आपका ईयरली आरओआई है, वो 50% से अबव बन जाता है। तो इस तरह की जब बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, तो हम उसे ग्रैब कर लेते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को भी दिला रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जब भी आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसके ऊपर मैं एक और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। लेकिन ये सब चीज़ें तब मैं कर पाऊँगा, जब आप कमेंट में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, अपने सवाल पूछेंगे, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये हिंट मिले कि यार मैं कंटेंट जो है ना वो अच्छा बना रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ ये चाहिए कि इस कंटेंट को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।